हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 43 और सेक्शन 44। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 44 तो ऐसा है जिससे एमसीक्यू बहुत बनते हैं और पूछा भी जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो सेक्शन 44 के कंसेप्ट को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और सेक्शन 43 छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 43 पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है। सेक्शन 43 बात करता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि कोई फर्म ऐसी है जो जिसे हम इच्छाधीन भागीदारी कहते हैं। सेक्शन 7 में बताया गया है इसके संबंध में। तो अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो एट विल है या इच्छाधीन भागीदारी है, तो इसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, इसका विघटन कैसे होगा, इसकी बात करता है सेक्शन 43। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इसको याद रखना है। बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इस पार्टनरशिप की बात करता है। ये सेक्शन 43 का हेड है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें जो पार्टनरशिप एट विल होगी उसका डिसोल्यूशन नोटिस के द्वारा होगा। तो इसमें पहली बात ये कहता है कि ये नोटिस कैसे दी जाएगी। तो इसमें यह कहा गया कि द फर्म में बी डिसॉल्व्ड। पहला पॉइंट ये लिखिए, चूंकि मैंने सेक्शन 43 को पॉइंट्स पे लिख दिए, 3 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स आप जब पॉइंट्स बना के हम लोग लिखते हैं तो सेक्शन भी समझ आ जाता है, उसका कंसेप्ट भी समझ आ जाता है और याद भी रह जाता है। तो द फर्म, इस टाइप की फर्म में बी डिसॉल्व्ड, में बी डिसॉल्व्ड बाय नोटिस। तो डिसॉल्व बाय, अब ये नोटिस कौन देगा, तो दूसरा लिख लीजिए। तो द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, एनी पार्टनर गिविंग नोटिस, कोई भी पार्टनर नोटिस दे करके। नोटिस कैसे, इन राइटिंग। तो ये भी याद रखिएगा, नोटिस देगा इन राइटिंग देगा। और अब विशेष बात याद रखना है, टू ऑल, सभी को देगा, टू ऑल द पार्टनर्स। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स, सभी को देना है। अब तीसरा पॉइंट, ये नोटिस किस बात की देगा। पहला पॉइंट, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दूसरा पॉइंट, किसी भी पार्टनर द्वारा नोटिस दे करके, नोटिस लिखित में हो और सभी को दी जानी चाहिए। अब नोटिस में क्या होगा, तो नोटिस का इंटेंशन डिसॉल्व का होना चाहिए। तो ये पार्टनर क्या करेगा, जो नोटिस दे रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, वो बताएगा ऑफ हिज इंटेंशन, ऑफ हिज इंटेंशन कहेगा टू डिसॉल्व द फर्म। तो सेक्शन 43 का क्लास 1 ये 3 बातें कहता है। वो कहता है कि फर्म डिसॉल्व हो सकती है,
किसी भी पार्टनर द्वारा नोटिस दे करके, नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए और वो नोटिस सभी को दी जानी चाहिए, और उस नोटिस में उसका इंटेंशन शो होना चाहिए। उस नोटिस में अपना इंटेंशन बताए कि भाई मैं पार्टनरशिप, अपनी जो भागीदारी है उसको समाप्त करना चाहता हूं। अब दूसरा पॉइंट, जो दूसरा क्लाज है, वो क्या कहता है? वो इस नोटिस की बात करता है। इस नोटिस की बात करता है, क्या नोटिस की बात करता है? वो ये बताता है कि अगर नोटिस दी जाती है, सभी पार्टनर्स को किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि मैं फर्म जो भागीदारी है वो समाप्त करना चाहता हूं, तो ठीक है। अब दूसरा क्लाज ये कहता है कि फिर कब से माना जाए, किस तारीख से, किस दिन से माना जाए कि भाई भागीदारी वहां से समाप्त होती है। तो ये बात बताता है सेक्शन 43 का क्लास 2। वो कहता है कि नोटिस में जो डेट होगी, ये डेट क्या है? मेंशन है। अगर नोटिस में कोई डेट मेंशन है तो द डेट मेंशन, अगर कोई डेट मेंशन की गई है तो उस डेट से फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसी डेट को हम डेट ऑफ डिसॉल्वेशन मान लेंगे। अब मान लीजिए कि नोटिस में कोई डेट मेंशन ही नहीं की गई है, तो फिर क्या समझेंगे? अगर कोई डेट नोटिस में मेंशन नहीं की गई, डेट नॉट मेंशन्ड। अगर कोई डेट मेंशन ही नहीं की गई है तब क्या स्थिति होगी? तो जिस डेट में नोटिस उन्हें प्राप्त होती है, पार्टनर्स को, जो भी बचे हुए पार्टनर, जो सभी पार्टनर्स हैं, जिस डेट में उनको नोटिस प्राप्त होती है उस डेट को माना जाएगा। तो यह समझने की बात है, एमसीक्यू यहां से भी हो जाता है। तो अब हम डिसोल्यूशन की डेट क्या मानेंगे? डेट ऑफ कम्युनिकेशन को मानेंगे। जिस डेट में हमको वो नोटिस मिली है, तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ही वो डेट हो जाएगी। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, जिस डेट में उस नोटिस का कम्युनिकेशन होता है उसी डेट को हम डेट ऑफ डिसॉल्वेशन मान लेंगे। ये सेक्शन 43 का क्लास 2 कहता है। तो क्लास 1 ने बताया कि जो पार्टनरशिप एट विल होती है उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे, और क्लास 2 हमको ये बताता है कि किस डेट से ऐसी भागीदारी को समाप्त माना जाए। तो इतनी बात सेक्शन 43 कहता है। और एमसीक्यू के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए एकदम कंफर्म, तभी आप उसको सही कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर सेक्शन 43 से डिटेल में कोई क्वेश्चन भी अगर आपको मेंस वगैरह में आता है, तो अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे, क्योंकि भाषा आपको अपनी खुद की बनानी होगी और खुद की भाषा में ही आप आंसर लिखने की आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा, मार्किंग भी अच्छी होगी और आप बाकायदा लिख भी पाएंगे। तो ये अपना क्लियर कर लीजिए, यहां से एमसीक्यू बनेंगे। अब एमसीक्यू कई तरह से बन सकते हैं, तो बेहतर यह है कि एमसीक्यू बनाने में समय खराब करने से बेहतर है कि हम सेक्शन के कंसेप्ट को ही समझ लें, और इसके बाद आपको बहुत सारे मॉडल एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको आप हल करने का प्रयास करिए, चीजें आपको ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएंगी। सेक्शन 44 देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, घुमाऊ सेक्शन भी है थोड़ा सा, और एमसीक्यू तो पूछे ही जाते हैं। यहां पर ये सेक्शन ऐसा है कि बहुत से एमसीक्यू बनते हैं और अच्छे चांस भी होते हैं एमसीक्यू पूछने का। तो सेक्शन 44 बात क्या करता है? तो सेक्शन 44 बात करता है कि बहुत सारे तरीके बताए गए फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। वो सारे तरीके
न्यायालय के बाहर के थे। सेक्शन 44 हमें वो तरीका बताता है जो न्यायालय के अंदर का है, यानी कि न्यायालय के द्वारा हम फर्म का विघटन करवा सकते हैं। तो इसलिए इसको याद रखने की बात है। इसमें लिखा है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट है, ये इतना आप याद कर लीजिए। इसको भी हम लोग तोड़ के लिखें तो ये भी याद हो जाएगा। तो अब अगर वो सारे तरीके यूज नहीं किए जा रहे हैं या किए गए हैं, फर्म का डिसोल्यूशन फिर भी डिस्प्यूटेड है, तो हम कोर्ट के माध्यम से फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेगा भाई, कोर्ट तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा नहीं, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि किसी पार्टनर के द्वारा सूट फाइल किया जाना चाहिए फर्म के डिसॉल्यूशन के लिए। तो इसको आप एट द सूट ऑफ ए पार्टनर, आप ये याद रखिए, एट द पार्टनर। अगर कोई कोर्ट के पास जाता है, ये जाएगा और जाएगा तभी कोर्ट कुछ करेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर एट द सूट ऑफ पार्टनर किसी भी भागीदार के द्वारा वाद लाने पर कोर्ट कब और किन परिस्थितियों में फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है। तो पहला है, इसमें ए बी सी डी ई 5 क्लाज है। तो पहला क्लाज कहता है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो अनसाउंड माइंड हो गया है, ये केवल आपको वर्ड याद रखना है। तो अगर हो गया है तो फिर कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है। अब बात यह आ गई कि अब ये अनसाउंड हो गया है, तो अब तो ये कोर्ट जा नहीं सकता, तो वाद कौन लाएगा? तो वाद इसका नेक्स्ट फ्रेंड ला सकता है। तो इसके बिहाफ पे वाद लाया जा सकता है फर्म के डिसॉल्वेशन के लिए। दूसरी बात, दूसरा क्लास कहता है अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, कोई भी पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, अगर ये स्थिति है तब भी तो आपको बस परमानेंटली incapable of performing his duties as a partner। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट में वाद लाया जा सकता है फर्म के डिसॉल्वेशन के लिए। तो अगर कोई पार्टनर है जो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, अब वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है तो फिर वो फर्म में भागीदार के रूप में, एक पार्टनर के रूप में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, तो इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट फर्म के डिसॉल्व का आदेश दे सकता है। तीसरा देख लीजिए, बस इतना इतना याद कर लीजिए। तीसरा, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो गिल्टी पाया जाता है, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, और ऐसा कंडक्ट उसका जो फर्म के बिजनेस में बाधा पहुंचाता है, जो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करने में बाधा पहुंचाता है, या उसके ऐसे आचरणों की वजह से फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट जाया जा सकता है। और ये जो पार्टनर होगा, अच्छा, जो पार्टनर गिल्टी पाया गया है वो कोर्ट नहीं जाएगा।
जिसके आचरणों की वजह से फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करने में कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं, मुश्किल हो रहा है, ये पार्टनर कोर्ट नहीं जाएगा। इसके लिए अदर देन पार्टनर होना चाहिए, अदर देन द पार्टनर सुई। तो कहने का मतलब जो पार्टनर वाद ला रहा है वो गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए। ये तो जो वाद लाया है उसके अलावा कोई पार्टनर है जो गिल्टी पाया गया है, तो उसके लिए तो कोई वो पार्टनर जाएगा कोर्ट। तो इसको याद कर लीजिए, अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट which affects to continue the business. Regarding the nature of business. यहां समझना है। इसका क्लास सी कहता है कि अगर कोई पार्टनर गिल्टी पाया जाता है अपने आचरणों, गिल्टी ऑफ कंडक्ट अपने आचरण की वजह से, और उसके ऐसे आचरण which affects to continue the business, बिजनेस को प्रभावित करते हैं, और क्योंकि उस फर्म का बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, ये हमें दिखाना है कि उसके आचरण इस तरह के हैं और हमारे बिजनेस का नेचर भी ऐसा है कि वो प्रभावित हो रहा है। ये यहां पर मेन जो समझने की बात है वो ये है। तो ये आचरण जो है रिगार्डिंग द बिजनेस देखे जाएंगे कि क्या उसका आचरण और फर्म का जो बिजनेस है वो वाकई ऐसे नेचर का बिजनेस कर रही है वो फर्म कि उसके पार्टनर का वो आचरण उसके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। ये यहां पर देखने की बात है, तो ये आपको याद रखना है। तो ए बी सी ये तीन हो गए, अब हमको डी और ई पढ़ने हैं, तो मैं इसको यहां से निकाल देता हूं। अब डी नंबर का देख लीजिए। डी नंबर में यह बताया गया कि अगर कोई एक ऐसा पार्टनर है जो जानबूझ करके स्वयं स्वेच्छा से बिलफुली और लगातार जानबूझ करके और लगातार एग्रीमेंट्स का ब्रीच कर रहा है, लगातार बार बार कर रहा है, तो भी हम ऐसे पार्टनर के विरुद्ध कोर्ट जाकर के फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अदर देन द सुइंग पार्टनर होना चाहिए। तो डी है अ पार्टनर, देखो विलफुली और परसिस्टेंटली, ये वर्ड याद रखने हैं। ये दो वर्ड याद रखने हैं, अ पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स breach of agreements और ये भी पार्टनर कैसा होगा, अदर देन द सुइंग पार्टनर। जो कोर्ट जाएगा वो नहीं है, इसके खिलाफ ही तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ये क्यों कोर्ट जाएगा भाई,
ये तो बार बार खुद ही एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। तो इसलिए बेयर एक्ट में लिखा गया है, इन दोनों क्लास में लिखा गया है, अदर देन द सुइंग पार्टनर, अदर देन द पार्टनर सुइंग, ये लिखा गया है। तो ये भी याद रखना है। तो पहला तो हो गया ऐसा पार्टनर जो अनसाउंड माइंड का हो गया है, नेक्स्ट फ्रेंड चला जाएगा। दूसरा हो गया ऐसा पार्टनर जो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, काहे में आप परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। और तीसरा हो गया कि ये जो पार्टनर है वो गिल्टी ऑफ कंडक्ट है। चौथा हो गया ऐसा पार्टनर जो विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसके द्वारा उसके बीच में फर्म के अदर पार्टनर्स के बीच में बार बार उनको तोड़ रहा है, उनको डिसोबे कर रहा है ना, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया, ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। अब लास्ट वाला ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको निकाल के पूरा एक साथ लिखेंगे। डी वाले को याद रखिएगा क्योंकि इससे पूछा ही जाता है, ये तो पूछे ही जाते हैं लेकिन इससे और भी एमसीक्यू बनते हैं। तो वो देखिए, एक कोई ऐसा पार्टनर है, अ पार्टनर, ये क्या करता है, एक काम ये करता है कि ये ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी। अगर ये ऐसा, तो ये लिख लेना है आपको। ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट in the firm, इसको टू द थर्ड पार्टी। ये आपको याद करना है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट जाया जा सकता है फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए। और ये पार्टनर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पार्टनर कोर्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो अदर देन द पार्टनर सुइंग है वो ही जाएगा। दूसरा काम क्या करता है, या तो ये अपने होल इंटरेस्ट को जो फर्म में है, वो अपने इंटरेस्ट को, जो उसका इंटरेस्ट उस फर्म में है, उस इंटरेस्ट को वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है। तो इस वजह से भी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकता है। दूसरा बात है, अगर वो अलाउ कर देता है, allowed his share to be charged under Rule 49 of Order 21 of Schedule First, Schedule First of CPC। ये आपको ये याद रखने हैं। इसमें या तो बिल्कुल सही लिख के देता है या फिर इसमें कहीं गलती करता है, या तो शेड्यूल फर्स्ट की जगह सेकंड कर देगा, पूरा सेम लिख देगा,
या फिर ऑर्डर 21 की जगह 31 या 21 कर सकता है। इस तरह से कहीं ना कहीं वो मिस करके यहां से एमसीक्यू बना देता है। तो ये याद रखना है कि कोई पार्टनर अगर अपने शेयर को अलाउ चार्ज करने के लिए अलाउ करता है, वो भी इसके अंतर्गत तो नहीं कर सकता हूं। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, या तो उसको बेचने के अलाउ कर देता है यहां पर चार्ज के लिए। तीसरा नंबर है अलाउड इट शेयर को टू बी सोल्ड in the recovery areas of LR, लैंड रेवेन्यू। LR लैंड रेवेन्यू, तो ये तीसरे नंबर का है। या तो वो शेयर को चार्ज अंडर रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीपीसी में करता है, या फिर वो अपने शेयर को एरियस लैंड रेवेन्यू एरियस के रिकवरी में बेच देता है तो भी। और ये लास्ट एक और है, या फिर उस पर कोई ड्यूज है, एनी ड्यूज रिकवरेबल, है, वो भी एज एरियस और वो कौन काहे का एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूज बाय द पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा। इस तरह से सेक्शन 44 में ये वाला जो क्लास डी है, डी हमने पढ़ लिया था, ये ई है। इसमें ये 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पेपर अगर टफ होता है तो फिर क्वेश्चन यहां से जरूर मिलते हैं, वो पेपर के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन पेपर कैसा भी हो, टफ हो इजी हो, एक्चुअली पेपर टफ तब होता है जब हमने उन चीजों को पढ़ा नहीं होता तो हमको टफ लगता है। अगर हमारी चीजें पढ़ी हुई है तो वो पूछी जा रही है तो फिर हमें वो इजी लगेगा। और कभी कभी पेपर देख करके हमको ये रियलाइज होता है कि पढ़ा था लेकिन गलती हमसे ही हो गई है। आपने पढ़ा था फिर भी आपसे गलती हो गई है, तो आप तब ये नहीं कहेंगे कि पेपर टफ था, आप यही कहेंगे कि पेपर ठीक था, वो हमसे गलती हो गई या मिस हो गया या मैं कंफ्यूज हो गया, कुछ इस तरह की चीजें रहती है। तो अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं कि हमने पढ़ा था, पेपर ठीक था, मिस हमसे हो गया है, तब मैं समझता हूं आप ट्रैक पे हैं और बहुत नजदीक है। तो ऐसी गलतियां ना हो पाए इसलिए चीजों को हम पॉइंट्स पे लिख लेते हैं। जो ज्यादा उलझाऊ चीजें होती है उनको हम तोड़ के लिख लेते हैं जिससे चीजें याद रह जाए। तो देखो, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट में जो सेक्शन 44 है उसका जो ई क्लाज है उसमें पहली बात ट्रांसफर की गई है कि अगर वो अपने पूरे इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, पहली बात, तो कोर्ट द्वारा डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर वो अपने शेयर को अलाउ कर देता है चार्ज के लिए इसके अंतर्गत, तो ये याद रखना है अंडर रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21, है ना, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीपीसी। थर्ड नंबर में अगर वो
एरियर्स की रिकवरी के, लैंड रेवेन्यू की एरियर्स के रिकवरी के लिए अपने शेयर्स को बेच देता है, तो या फिर कोई ऐसा ड्यू उसके ऊपर रिकवरेबल है, एनी ड्यूज रिकवरेबल एज एरियर्स, एरियर्स के रूप में कोई ऐसा ड्यू रिकवरेबल है, वो भी लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत, लैंड रेवेन्यू का कोई ऐसा एरियर्स रिकवरेबल है किसी पार्टनर के द्वारा, तो भी इसी स्थिति में कोर्ट से डिसोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्शन था जिससे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू के साथ साथ ये ऐसा सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप जज बनने जा रहे हैं, तो और ये कोर्ट का ही काम है। इंटरव्यू में भी आपको ऐसे सेक्शन काम आते हैं। अच्छा, कोर्ट की जो कोर्ट से रिलेटेड सेक्शन होते हैं वो तो हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि वो इंटरव्यू में काफी सहायक होते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट कर दिया करिए। मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूं, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं आप लोगों से। अगर आप चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, कुछ देर रुकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म में और आपको लगता है कि हेल्पफुल चैनल है, कुछ तो मदद मिल ही जाएगी, तो फिर आप लाइक कमेंट करके बता दिया करिए। क्योंकि मेरे चैनल में बकवास नहीं होती, कॉमेडी नहीं होती, और मैं हंसाता नहीं हूं, सिर्फ पढ़ाता हूं। तो पढ़िए, मस्त रहिए।